नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप से कोई भी टेस्ट सीरीज, कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ अगर आप परचेस करते हैं और उसमें कूपन कोड लगा देते हैं पेमेंट करने से पहले, अप्लाई कूपन की जगह पे ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है, सब बिना किसी स्पेस के, ये कूपन कोड लगा के 50% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। 31 मई तक है ये सिर्फ, और सिर्फ ऐप वाले कोर्सेज में एप्लीकेबल है ये, ठीक है। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विस में कई सारी टेस्ट सीरीज हैं, यूकेपीएससी है, बीपीएससी है, यूपीपीसीएस है, आरओ है, बीईओ वाली है ना। टेस्ट पीडीएफ में कई सारी पीडीएफ होती हैं, और कोर्सेज में भी कई सारे कोर्सेज, स्टडी मटेरियल और वीडियो कोर्सेज भी हैं। यूपीपीसीएस एग्रीकल्चर सर्विसेज वाला भी कोर्स है, कई सारे और कोर्स आने वाले हैं इसमें। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी एनिशेंट इंडिया की, और एनिशेंट इंडिया में जो टॉपिक हमने शुरू किया है कल से, वो है मौर्यन एम्पायर। और मौर्यन एम्पायर में कल हमने पढ़ा कि मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोत। आज हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, ठीक है। जो पहला इसका सम्राट है वो है चंद्रगुप्त मौर्य। देखो भाई, चंद्रगुप्त मौर्य की अगर हम बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य बहुत ही महान शासक है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा महान। मैं इसकी जितनी तारीफ करूं उतना कम है, क्योंकि वास्तविकता में इसने भारत को अखंड भारत के रूप में स्थापित किया। अगर हम चंद्रगुप्त मौर्य के शासन क्षेत्र की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य का शासन क्षेत्र संपूर्ण भारत, दक्षिण भारत के 2-3 हिस्से छोड़ दो, छोटे छोटे, केरल तमिलनाडु का इलाका, बाकी संपूर्ण भारत इनके अधीन था। पूरा म्यांमार इनके अधीन था, और अगर हम देखें तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक इनका क्षेत्र फैला हुआ था। तो वास्तविकता में बहुत ही महान शासक है चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य को महान बनाने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है उनके गुरु, जिनका नाम है चाणक्य या कौटिल्य। चाणक्य या कौटिल्य की सहायता से ही इन्होंने मगध साम्राज्य की स्थापना की, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य को पाटलिपुत्र प्रथम तथा भारतीय साम्राज्य का संस्थापक, भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट और भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। मुक्तिदाता क्यों? क्योंकि इन्होंने 2 महत्वपूर्ण चीज़ों से हमें मुक्ति दिलवाई। पहला तो नंद वंश के शासक धनानंद, जिनका बहुत गंदा प्रभाव था भारतीय जनता के ऊपर, क्योंकि धनानंद ने टैक्स की दरों को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था। इस वजह से जनता उनसे बहुत ज़्यादा क्रोधित थी। तो पहला तो चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद के आतंक से जनता को मुक्त कराया, और दूसरा जो विदेशी आक्रांता थे, जैसे जो आपका जैसे सिकंदर वगैरह हैं जिनको हमने पढ़ा था, उनके आक्रमणों से भी भारत को मुक्त कराया। इसीलिए इन्हें कहते हैं भारत का मुक्तिदाता, ठीक है, लिबरेटर ऑफ इंडिया। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कहाँ हुआ है देख लो। तो चंद्रगुप्त मौर्य पैदा हुए हैं कुसुमपुर यानी पाटलिपुत्र में हुए हैं, ध्यान रखना, ठीक है। और अगर हम देखें तो जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया था कि जितना भी यूनानी, मतलब जितना भी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है या मौर्यों के बारे में जानकारी मिलती है, उसका सबसे बढ़िया स्रोत जो है यूनानी लेखक हैं। तो जो यूनानी लेखक हैं उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को साथियों सेंड्रोकोट्स कहकर पुकारा है, ध्यान रखना, ठीक है। सेंड्रोकोट्स, ये नाम किसका है? ये चंद्रगुप्त मौर्य का ही नाम है। जो दिया है उसे किसने? यूनानी लेखकों ने। तो यूनानी लेखकों ने इसको डायरेक्टली चंद्रगुप्त नहीं कहा है, बल्कि यूनानी लेखक चंद्रगुप्त को कहते हैं सेंड्रोकोट्स, ध्यान रखना, ठीक है। सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को मौर्य के दरबार में भेजा, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध हुआ, इसका ध्यान रखिएगा। तो सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध हुआ, जिसमें सेल्यूकस निकेटर पराजित हुए, और पराजित होने के बाद सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपना एक राजदूत भेजा, जिसका नाम है मेगास्थनीज, ध्यान रखना। तो मेगास्थनीज को भेजा है सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, जहाँ पर रहकर के उसने एक बुक लिखी जिसका नाम है इंडिका, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर यह भी आपको पता होना चाहिए कि ये जो युद्ध है सेल्यूकस निकेटर तथा मेगास्थनीज के बीच, ये कब हुआ है, ठीक है। तो ये जो युद्ध है साथियों, जो सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच हुआ है, ये हुआ है 305 या 304 ईसा पूर्व में, ध्यान रखना। 305-304 बीसी में युद्ध हुआ है सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में, ठीक है। ये युद्ध जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य ने बड़ी ही आसानी से सेल्यूकस निकेटर को पराजित कर दिया। जब युद्ध में हार गया सेल्यूकस निकेटर, तो युद्ध में हार के फलस्वरूप एक संधि हुई, और उस संधि के कारण सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री, जिसका नाम है हेलेना, ठीक है, लिख देता हूँ यहाँ पे, जिसका नाम है हेलेना,
उसका विवाह करा दिया चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। ध्यान रखना, हेलेना की शादी किसके साथ हो गई? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। और ये भारत का पहला इंटरनेशनल विवाह था, पहला अंतर्राष्ट्रीय शादी थी, ठीक है। और इस विवाह का प्रॉपर जो जानकारी है वो एक लेखक है जिनका नाम है एपियानस। उन्होंने प्रॉपर इसका मेंशन किया है कि ये शादी कैसे हुई, विस्तृत वर्णन उन्होंने इसको किया है, ठीक है। दूसरा, जब शादी हुई तो दहेज भी मिला, ऑब्वियस बात है, मिलता ही है भारतीय परंपरा के अनुसार। तो सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में 4 प्रांत दे दिए, जिनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। पहला प्रांत दिया एरिया, जिसको आज के समय में कहा जाता है हेरात। दूसरा प्रांत जो दहेज में मिला वो था अराकोशिया, जिसे आज के समय में हम कहते हैं कांधार। तीसरा जो प्रांत दहेज में मिला वो था जेड्रोशिया, जिसे आज हम कहते हैं मकरान। और चौथा प्रांत जो चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में मिला वो था पेरिपेनिसदाई, जिसको आज हम कहते हैं काबुल। तो कौन कौन से स्टेट उसको जो है दहेज में मिल गए? हेरात, कांधार, मकरान तट और काबुल। सॉरी, बॉटल गिर पड़ी, ठीक है। ये 4 स्टेट उसको जो है दहेज में प्राप्त हो गए। अब ऑब्वियस बात है, इनको मिलने से उसका क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया। और दूसरा, चूंकि यूनानी लोगों ने कभी भी हाथियों को नहीं देखा था, ये इनकी हार का एक कारण भी था। यूनानी लोगों ने कभी भी हाथी नहीं देखे थे, तो जब उनका युद्ध हुआ पहली बार तो उन्होंने हाथी को देख करके बहुत ज़्यादा डर गए। तो जब उनकी संधि हो गई तो उन्होंने तय किया कि हमें हाथी चाहिए। तो इसी संधि के फलस्वरूप सेल्यूकस को चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी भी उपहार में दिए, ठीक है। 500 हाथी भी उपहार में दिए सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने। और इसी संधि के फलस्वरूप सेल्यूकस ने अपना राजदूत, जिसका नाम है मेगास्थनीज, उसको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। अब इस संधि का देखिए महत्व बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक तो उसका क्षेत्र इतना बढ़ गया, देखिए इतने सारे स्टेट उसको मिल गए, है ना। एक तो क्षेत्र उसका बढ़ गया। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये हुई कि संधि के बाद उसने करीब करीब 6 लाख की सेना इकट्ठी करी, और 6 लाख की सेना इकट्ठी करके उसने पूरे भारत को अपने कब्जे में ले लिया। उसकी सीमा जो बनी साथियों, वो पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत तक उसकी सीमा हो गई, पूरब में बंगाल की खाड़ी तक, मैंने शायद अभी बोल दिया था म्यांमार तक नहीं थी, वर्मा तक नहीं थी, बंगाल की खाड़ी तक थी, मतलब सॉरी बंगाल तक थी, ठीक है। उत्तर में कश्मीर और दक्षिण में मैसूर कर्नाटका तक उसकी सीमा हो गई। मैंने बताया था ना, केरल और तमिलनाडु के हिस्से उसके पास नहीं थे। तो इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा उसका जो है विशाल साम्राज्य उसने बनाया, चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया। और आप ये देखिए, इतना महत्वपूर्ण साम्राज्य उसने खड़ा किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने इतना विशाल साम्राज्य खड़ा किया, लेकिन अपने जीवन का अंतिम समय उन्होंने बिताया बहुत ही सामान्य तरीके से। अपने जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया। ये महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखना। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के अनुयायी हैं? जैन धर्म के अनुयायी हैं। अच्छा, जैनियों में भी किस शाखा के हैं? तो ध्यान रखना, दिगंबर शाखा के हैं। दिगंबर जैन थे चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन परंपरा से ही अपने प्राणों का परित्याग किया। अपने जीवन के अंतिम समय में उन्होंने अपना सिंहासन अपने पुत्र, जिनका नाम था सिंहसेन, ठीक है, जिनको हम बिंदुसार के नाम से जानते हैं, उनको सौंप दिया। और बाद में वो चले गए चंद्रगिरी पर्वत पर, जो कि पड़ता है कर्नाटक में श्रवणबेलगोला में। और वहीं पर जाकर के उन्होंने जैनियों की संलेखना विधि से, ठीक है, संलेखना विधि से अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं जैनियों में कि संलेखना विधि क्या होती है। संलेखना का मतलब होता है तब तक भूखे प्यासे रहना जब तक प्राण ना निकल जाए। और इस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया और अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए एक विशाल साम्राज्य छोड़ करके वो चले गए। तो साथियों, ये थी जानकारी किसके बारे में? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। उम्मीद करता हूँ महत्वपूर्ण जानकारी थी, आपको अच्छी लगी होगी। मिलेंगे अगली क्लास में, उस वक्त बात करेंगे हम लोग बिंदुसार और अशोक के बारे में। चलिए साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।